की ओर चल पड़ा। बैलों की गर्दन में बंधी घंटियों की धीमी धीमी आवाज और कच्चे रास्ते की उड़ती धूल उसके साथ साथ चल रही थी। बैलों को देखकर साफ लग रहा था कि वे आज काफी भूखे हैं। और भोला के पीछे एक लड़का भी है, मानो ठंड के कारण पूरी तरह सिकुड़ गया हो। भोला एक चाय की दुकान के सामने अपनी बैलगाड़ी को रोक देता है। यह दुकान जंगल के बीचों बीच सड़क के किनारे खड़ी थी। दुकान के सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखी बात सबका ध्यान खींच रही थी। नकद दोगे तो चैन से सोओगे, उधारी करोगे तो भूत देखोगे। अरे रामू काका, अदरक वाली 2 चाय लगाना। ठीक है भोला, अभी देता हूं, जरा रुक जा। अरे भोला, तेरे साथ ये बच्चा कौन है? अरे ये मेरा बेटा है। कई दिनों से साइकिल लेने की जिद कर रहा था। मुझे ठीक से याद नहीं रहता, तो मैंने सोचा चल आज तू ही मेरे साथ मंडी चल। बैलगाड़ी का सारा माल बेचने के बाद तुझे साइकिल भी दिला दूंगा। भोला ये ले चाय, और छोटू तू ये ले। तुम दोनों जरा आग के पास बैठकर अच्छी तरह आग सेक लो। ठंड आज बहुत ज्यादा है, शरीर तक अकड़ जाता है। थोड़ा गर्माहट मिल जाएगी तो बैलगाड़ी भी आराम से चला पाओगे। छोटू जैसे ही एक घूंट चाय पीता है, उसकी नजर सामने टंगे उस बोर्ड पर चली जाती है। नकद दोगे तो चैन से सोओगे, उधारी करोगे तो भूत देखोगे। बोर्ड पढ़ते ही छोटू अचानक चाय पीना रोक देता है और कुछ पल तक उस लाइन को घूरता रह जाता है। अरे क्या सच में अगर हम इस चाय के पैसे नहीं देंगे तो हमें भूत दिखाई देगा? पापा तो साथ में है और वो तो पैसे दे ही देंगे, इसलिए मैं आराम से चाय पी लेता हूँ। छोटू यह सब मन ही मन सोचकर चाय पी लेता है। ठीक है रामू काका, मैं चलता हूं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मंडी जाकर सारा माल बेचकर लौटूंगा तो आपकी इस चाय के पैसे याद से चुका दूंगा। ठीक है भोला, कोई बात नहीं, उधर से लौटते समय याद से दे देना। चल बेटा। छोटू जैसे ही अपने पिता की बात सुनता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। उसने तो चाय पी ली है और पैसे भी नहीं दिए। उसके मन में बार बार यही बात घूमने लगती है कि उधारी चाय पी है, आज तो पक्का भूत दिखाई देगा। अरे छोटू बेटा, तू रुक क्यों गया? और चाय पीने का मन है क्या? नहीं नहीं पापा, आ रहा हूँ। तो दोनों बाप बेटे इस कराकती ठंड में बैलगाड़ी पर बैठकर चल देते हैं। ठंडी हवा चेहरे पर चुभ रही थी, बैलों की सांसों से भाप उठ रही थी और रास्ता धुंध से ढका हुआ था। फिर भी दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन छोटू अभी भी उसी उधारी चाय के बारे में सोच रहा था। उसके मन में बार बार यही बात घूम रही थी कि अगर उस बोर्ड पर लिखा हुआ झूठ है तो उसे लगाया ही क्यों गया, और अगर वह बात सच है तो इसका मतलब आज तो पक्का भूत मुझे पकड़ लेगा। हे ऊपर वाले, आज की रात हम सबकी रक्षा करना। यह बात उसके पिताजी सुन लेता है। क्या हुआ बेटा,
इतनी रात को ऊपर वाले से क्या मांग रहे हो? वो पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का लग रहा है छोटू बेटा? हम तो रोज इसी रास्ते से जाते हैं, हमें तो कभी किसी भी तरह का डर नहीं लगा। कम से कम हमें भी तो बता, आखिर कौन सी बात है जिससे तुम्हें इतना डर लग रहा है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बेटा, जरा खुलकर बताओ। वो पापा, हमें तो उसी बात से डर लग रहा है। हम दोनों ने उधारी पे चाय पी ली और उसके दुकान के बाहर के बोर्ड पर साफ लिखा था, नगद दोगे तो चैन से सोओगे, उधारी करोगे तो भूत देखोगे। आपने पैसे दिए ही नहीं और मुझे लगा था कि आप दे देंगे, इसलिए मैंने भी चाय पी ली। अच्छा बेटा, तो तुम उसी बात से डर रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैंने पहली बार वहां उधारी पर चाय पी थी, तब मैं भी उस बोर्ड को देखकर डर गया था। फिर जब मैंने रामू काका से पूछा, तो उन्होंने हंसकर बताया कि जब से ये बोर्ड लगाया है, तब से कोई उधारी पर चाय पीता ही नहीं, बस इसी भूत के डर से। तो फिर आप उधारी चाय कैसे पी लिए पापा? अरे छोटू बेटा, रामू काका हमें अच्छी तरह पहचानते हैं, क्योंकि मैं उनका रोज का ग्राहक हूं। और वैसे भी मैंने उधारी पर चाय नहीं पी है। मंडी से लौटकर आऊंगा तो उनकी चाय के पैसे दे दूंगा। तभी अचानक भोला बैलगाड़ी को रोक देता है। अरे ये लोग बांस से रास्ता क्यों घेर रखे हैं? पहले तो इस रास्ते पर यह सब नहीं था। बैलगाड़ी के सामने दो आदमी खड़े थे। एक के हाथ में थाली थी और दूसरे के हाथ में बांस की रस्सी पकड़ी हुई थी। उनके बगल में एक बोर्ड भी लगा था, जिस पर लिखा था, जो चंदा देगा उसे भगवान का दर्शन होगा, जो चंदा नहीं देगा उसे भूत का दर्शन होगा। तभी एक आदमी जिसके हाथ में थाली है, वह धीरे धीरे बैलगाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। उसकी थाली में माचिस के साथ साथ अगरबत्ती भी थी, जो धीरे धीरे जल रही थी। उसकी धीमी धीमी लौ से हल्का धुआं उठ रहा था और आसपास की ठंडी हवा में उसका सुगंध फैल रही थी। अरे बाबा, ये चंदा आखिर किस चीज के लिए लिया जा रहा है? आप लोग यहाँ रास्ता क्यों रोककर खड़े हैं? बेटा, यहाँ एक मंदिर बनने जा रहा है, उसी के लिए हम लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तुम अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान देना चाहो दे सकते हो। बाबा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं मंडी जा रहा हूं। सारा माल बेचकर जब उधर से लौटूंगा तब आपको चंदा भी दे दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी मर्जी। अरे रमेश, रास्ता खोल दो। तब धीरे धीरे रमेश रस्सी छोड़ देता है और बांस ऊपर उठ जाता है, जिससे रास्ता पूरी तरह खुल जाता है। पापा, यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर बड़े साफ अक्षरों में लिखा था, जो चंदा देगा उसे भगवान का दर्शन होगा, जो चंदा नहीं देगा उसे भूत का दर्शन होगा। वह बोर्ड देखकर मुझे फिर से वही डर लगने लगा। तुम डरो मत बेटा, मैंने भी वह लिखावट ध्यान से पढ़ी है। लगता है यह सब उसी चाय वाले को देखकर लिखा गया होगा, ताकि लोग डरें और चंदा तुरंत दें। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ पापा, ऐसा हो सकता है, लेकिन पापा ये लोग सिर्फ मंदिर के नाम पर ही पैसा क्यों मांगते हैं? अस्पताल के नाम पर क्यों नहीं मांगते? अगर अस्पताल होगा तो बहुत से लोगों का इलाज हो सकता है। रही बात मंदिर की, तो वह आस्था की चीज है, वह तो घर पर भी हो सकता है। तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन जिस देश की जनता स्वास्थ्य और शिक्षा से ज्यादा धर्म पर बात करने लगे, वहां ऐसी ही बातें ज्यादा सुनने को मिलती हैं। लोग इलाज और पढ़ाई से पहले आस्था को रख देते हैं और इसी वजह से कई जरूरी सवाल पीछे छूट जाते हैं। चलो, तुम्हें इतनी छोटी उम्र में ही यह समझ आ गई कि क्या सही है और क्या गलत। मेरे लिए इतना ही काफी है। आने वाला समय जरूर बेहतर होगा। छोटू बेटा,
अब तुम कुछ देर के लिए सो जाओ। अभी मंडी पहुंचने में लगभग 1 घंटा और लग सकता है और कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। तुम आराम से सो जाओ। मंडी पहुंचते ही मैं तुम्हें जगा दूंगा। ठीक है पापा, मैं कुछ घंटों के लिए सो जाता हूँ, नहीं तो स्कूल में मुझे नींद आएगी। आप मंडी पहुंचते ही मुझे जगा देना। ठीक है, सो जाओ। तो छोटू धीरे धीरे सो जाता है। बैलगाड़ी की हल्की हल्की आवाज और ठंडी हवा के बीच कुछ ही मिनटों में वह गहरी नींद में डूब जाता है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी और सारी चिंताएं नींद के साथ कहीं दूर चली जाती हैं। तभी अचानक किसी के रोने की धीमी सी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही भोला चौंक जाता है और बैलगाड़ी को रोक देता है। चारों ओर बस सन्नाटा है और ठंडी हवा में वह रोने की आवाज और भी डरावनी लगने लगती है। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर कौन रो रहा है? कहीं कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी उसके सामने एक पेड़ के पीछे एक लड़की की परछाई दिखाई पड़ती है। शायद उस पेड़ के पीछे कोई लड़की है जो रो रही है। आवाज वहीं से आ रही लगती है। रुको, मैं जरा पास जाकर देखता हूं कि आखिर माजरा क्या है। तो भोला धीरे धीरे बैलगाड़ी से उतरता है और सावधानी से उस परछाई की ओर बढ़ने लगता है। चारों ओर सन्नाटा था और ठंडी हवा के बीच उसके कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। उसे देखते ही भोला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ जाता है, सांसें थम सी जाती हैं। सामने जो दृश्य है उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह अपनी आंखों के सामने मौत को खड़ा देख रहा हो। उसकी परछाई धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, मानो अंधेरे के साथ साथ फैलती चली जा रही हो। और देखते ही देखते वह पल भर में भोला को उठाकर निकल जाती है। इधर बैलगाड़ी पर सो रहे छोटू की नींद अचानक टूट जाती है। वह अपने पापा को पास न पाकर घबराकर इधर उधर देखने लगता है। पापा, पापा आप कहाँ हो? अगल बगल देखने के बाद भी उसे अपने पापा दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए वह बैलगाड़ी से नीचे उतरकर उसके पीछे की ओर जाने लगता है। अरे पापा गाड़ी के पीछे भी नहीं है। मुझे तो लगा था कि शायद पापा बैलगाड़ी की रस्सी बांध रहे होंगे। मैंने ध्यान से इधर उधर देखा लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। पापा, पापा आप कहाँ हो? पापा, पापा, पापा आप कहाँ हो? पापा। छोटू काफी देर तक चारों ओर तलाश करता रहा, लेकिन उसे कहीं भी अपने पिताजी नहीं मिले। तभी अचानक उसके पीछे एक लड़की आ जाती है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? छोटू तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। तुम कौन हो और ये आवाज कैसी थी? इतनी सन्नाटे भरी रात में जानवरों के अलावा और किसकी आवाज हो सकती है? मैं पिंकी हूँ। मेरा घर यहीं पास में है। तुम्हारे पापा उस सामने वाले पेड़ के पीछे छुपा है। जा मिल लो। छोटू अपने पापा को ढूंढने के लिए उस पेड़ की ओर बढ़ने लगता है। इधर अचानक वह लड़की गायब हो जाती है। पापा, पापा, पापा आप कहाँ हो? पापा। फिर वही लड़की उसके पीछे अचानक आ जाती है।
मम्मी। अरे उठ जा बेटा, और कितना सोएगा अब? पापा आप ठीक है? कितना भयानक सपना देख रहा था। चल नीचे उतर जा, हम मंडी पहुंच गए हैं।